आज दिनांक 28 मई 2021, क्लास 9th, सब्जेक्ट साइंस बायो। इसमें आज हम लोग गोल्जी एपरेटस और न्यूक्लियस के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए बच्चों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं तो गोल्जी एपरेटस की। तो जो गोल्जी एपरेटस है, आपने देखा होगा कि जो चित्र हम लोग बनाते हैं उस चित्र में कुछ संरचनाएं जो कोशिकांग हैं, पादप कोशिका के भीतर बनाने वाले कोशिकांग, उनमें गोल्जी एपरेटस का नाम भी आता है। और ये गोल्जी एपरेटस कोशिका में एक ट्रैफिक पुलिस का कार्य करता है। अब ये ट्रैफिक पुलिस क्या होती है आपको पता है? वो क्या करती है? यातायात को संभालती है, मतलब आने जाने वालों को कंट्रोल करती है, उनको संभालती है कि किस प्रकार किसको कहाँ से कहाँ जाना है। इसी प्रकार से गोल्जी एपरेटस में जितने भी जो ऑर्गेनेल्स हैं वो मूव करते रहते हैं लगातार, और साइटोप्लाज्म एक कोशिका से दूसरे कोशिका में जाता रहता है। तो इन सब चीज़ों को मेंटेन करने का कार्य किसका है? वो गोल्जी एपरेटस का है। तो बात करते हैं गोल्जी एपरेटस की। तो इसकी खोज इटली के वैज्ञानिक कैमिलो गोल्जी ने सन 1898 में उल्लू की तंत्रिका कोशिका में की थी। जो उल्लू की तंत्रिका कोशिका होती है, नर्वस सिस्टम में पाई जाने वाली नर्व्स होती हैं, तो एक न्यूरॉन के अंदर इसको खोजा था। ठीक है, न्यूरॉन मतलब एक तंत्रिका कोशिका, जिसके लिए उन्हें 1906 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है। गोल्जिकाएँ या गोल्जी बॉडीज सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाई जाती है, किंतु ब्रायोफाइटा तथा टेरिडोफाइटा के नरयुग्मक यानी मेल गैमेट में और परिपक्व चालनी नलिकाओं या चालिका कोशिकाओं तथा जंतुओं की लाल दुधरी कणिकाओं व मैच्योर शुक्राणुओं में, अर्थात समझ रहे हैं आप, मैच्योर शुक्राणुओं में नहीं पाई जाती। अब यहाँ बात अगर शुक्राणुओं की मैं बता रहा हूँ, तो मैंने आपको बताया था जब हमने शुक्राणुओं के टॉपिक पे बात की थी कि शुक्राणुओं में जो एक्रोसोम होता है वो गोल्जी एपरेटस का ही बना होता है। तो गोल्जी एपरेटस क्या होता है? चेंज हो जाता है किसमें? एक्रोसोम में। और ये एक्रोसोम क्या करता है? वो जो जोना परिस्फुटा होती है अंडाणु की, उसको भेदने का कार्य करता है। इसलिए मैच्योर जो शुक्राणु होते हैं उनमें गोल्जी बॉडी समाप्त हो जाते हैं। निम्न अकशेरुकी जंतुओं तथा पौधों के कोशिका द्रव्य में इसके अवयव छिद्रे पड़े रहते हैं। इनको डिक्टियोसोम कहते हैं। मतलब कहने का मतलब है, ये तो यूकैरियोटिक कोशिका, सॉरी हाँ यूकैरियोटिक कोशिका थी, उनमें तो गोल्जी बॉडीज की स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है, सामने बनी है आपके। लेकिन अगर जो निम्न कोटि के जंतु हैं या कुछ पौधे हैं ऐसे, तो उनमें क्या होता है? उनमें जो कोशिका द्रव्य होता है, उस कोशिका द्रव्य में इसके जो अवयव होते हैं यानी जो पार्टिकल्स होते हैं वो सब बिखरे हुए रहते हैं। इनको डिक्टियोसोम कहते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में गोल्जी कायल नहीं होता है। पादप कोशिकाओं में इसकी संख्या प्रत्येक कोशिका में 2500 तक होती है। अब हम बात करते हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी बॉडीज़ की स्ट्रक्चर के बारे में। तो देखिए बच्चों, गोल्जी कॉम्प्लेक्स में झिल्लियों की कई समानांतर परतें चट्टे के रूप में लगी होती हैं, मतलब एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, इस प्रकार लगी रहती हैं। इन झिल्लियों की संरचना प्लाज्मा मेम्ब्रेन या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की यूनिट मेम्ब्रेन के समान होती है। देखिए, कहीं ऐसा भी कहा जाता है कि जो गोल्जी बॉडीज़ हैं उनका निर्माण एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि न्यूक्लियस के ठीक बाहर होता है, उसके टूटने से होता है। ऐसा भी किताबों में देखने को मिलता है। तो गोल्जी बॉडीज़ के 3 घटक हैं, 3 भाग होते हैं। नंबर 1 सिस्टर्नी, नंबर 2 वेसिकल्स और नंबर 3 होती हैं वैक्यूल्स। यह आपको दिख रहा होगा, सिस्टर्नी भी दिख रहा है आपको, देखिए। और जो छोटी छोटी सी होती हैं वो वेसिकल्स होती हैं, ठीक है। और बहुत छोटी सी जो होती हैं, मतलब जो उनके आसपास कण होते हैं, उनको वैक्यूल्स कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो हमारी 3 भागों में बटी होती हैं, ठीक है। नंबर 1 सिस्टर्नी, नंबर 2 जो है वेसिकल्स हैं, और नंबर 3 है वैक्यूल्स। अब हम बात करते हैं तो गोल्जी काय के कार्य क्या हैं। तो देखो बच्चों, गोल्जी काय जो है ये राइबोसोम द्वारा बने प्रोटीन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की नलिकाओं में से होकर
गोल्जी काय की सिस नली में पहुँचते हैं। राइबोसोम जो होते हैं ना, राइबोसोम द्वारा बने प्रोटीन जो होते हैं वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की नलिकाओं में से होकर गोल्जी काय की सिस नली में पहुँचते हैं, जहाँ से इनका स्राव होता है। विभिन्न पदार्थों के सांद्रण व संग्रह का कार्य भी गोल्जी काय करता है। मतलब जितने भी पदार्थ जो बनते हैं उसको सब जो है उनका सांद्रण और उनका जो है उन कंसंट्रेशन कितनी ज़्यादा है कितनी कम है उसको मेंटेन करना और उनका संग्रह मतलब कलेक्शन करना, ये सारा काम गोल्जी बॉडीज़ का है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि गोल्जी काय को कोशिका का ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है, क्योंकि यह कोशिका में प्रोटीन, एंजाइम तथा कोशिका कला के घटकों को विभिन्न प्रकार की थैलियों में बंद करता है। मतलब पूरी तरीके से फिक्स कर देता है किसको कहाँ आ जाना है, कौन कैसे मूव करेगा। ठीक है, इस प्रकार जो है इसको ट्रैफिक। तो ये तो बच्चों हमारा टॉपिक था। इस डायग्राम को भी आप देख रहे हैं, डायग्राम को बनाना है। ठीक है, इसी में ही डायग्राम को आपको जो है डायग्राम चित्र बनाना है ये वाला। तो इसके लिए आज के लिए इतना ही। आज हमारा सेकंड टॉपिक रहेगा वो है न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस बहुत इम्पोर्टेंट है। न्यूक्लियस प्रत्येक कोशिका में आपको पता होगा एक केंद्रक पाया जाता है जो कि पूरी कोशिकाओं पर नियंत्रण रखता है। जितनी कोशिका है सारी कोशिका पर नियंत्रण रखता है। उसमें पाए जाने वाले कोशिकांगों पर नियंत्रण रखता है और सेंटर में पाया जाता है। तो प्यारे बच्चों, ये जो केंद्रक है इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी 1831 में। और कुछ कोशिकाओं को छोड़कर सभी कोशिकाओं में एक ही केंद्रक पाया जाता है। जैसे पैरामीशियम में 2 केंद्रक पाए जाते हैं, एक लघु केंद्रक एक गुरु केंद्रक। इस प्रकार से कुछ कोशिकाएं ऐसी होती हैं जिनमें एक से अधिक केंद्रक पाए जाते हैं। वो कुछ ही होती हैं, ज़्यादा नहीं। बाउचरेरिया है देखिए, 2 केंद्रक पाए जाते हैं, 3 केंद्रक या 4 ज़्यादा हो सकते हैं। लेकिन सामान्यतः आप देखोगे तो सभी कोशिकाओं में एक ही केंद्रक पाया जाता है। तो कोशिका द्रव्य में स्थित वह संरचना जो जीव द्रव्य की क्रियाओं को संचालित करती है, उन पर अपना नियंत्रण रखती है, समन्वयन करती है, अर्थात कोशिका का नियंत्रण करती है, केंद्रक कहलाता है। इसकी खोज 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने आर्किड के पौधे की कोशिकाओं में की थी। स्तनधारियों की आरबीसी यानी जो हमारी जो मैमल्स होते हैं, मनुष्य भी मैमल्स तो है, ठीक है, उनकी जो रेड ब्लड कार्पसल्स होते हैं, और पौधों की चार्ली नलिकाओं में आरबीसीज नहीं पाई जाती हैं। सॉरी, चार्ली नलिकाओं में केंद्रक नहीं पाया जाता है। मतलब जो ब्लड होता है, ब्लड में जो आरबीसीज होती है उनमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। चार्ली नलिकाओं में केंद्रक नहीं पाया जाता है। ठीक है, बाकी सब कोशिकाओं में केंद्रक पाया जाता है। केंद्रक गोलाकार या अंडाकार हो सकता है। इसका व्यास 5 म्यू से 20 म्यू तक का होता है। प्रायः एक कोशिका में एक ही केंद्रक पाया जाता है, परंतु कुछ सजीवों में एक से अधिक केंद्रक पाया जाता है, जैसे पैरामीशियम और बाउचेरियम। इसके बाद बात चलती है संरचना की। तो संरचना केंद्रक जो है वो दोहरी झिल्ली की से घिरी संरचना है, डबल मेम्ब्रेनस है। दोनों झिल्लियों के मध्य 10 से 15 नैनोमीटर का रिक्त स्थान होता है, जिसे परिकेंद्रकीय या पेरिस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी कहते हैं, या आपका स्पेस कहते हैं। केंद्रक झिल्ली में निश्चित स्थानों पर छिद्र होते हैं, जिन्हें केंद्रक छिद्र कहते हैं। न्यूक्लियर पोर, यहाँ चित्र में आप देख सकते हैं, ये जो लिखा हुआ है न्यूक्लियर पोर। केंद्रक छिद्रों से आरएनए व प्रोटीन का परिवहन होता है। आरएनए लगातार बनते रहते हैं, न्यूक्लियोलस में बनते रहते हैं। न्यूक्लियोलस अंदर भीतर आपने देखा है, एक न्यूक्लियोलस होता है। तो ये इस न्यूक्लियोलस में आरएनए का निर्माण होता रहता है, राइबोसोम का निर्माण होता है। तो राइबोसोम लगातार बाहर आता होता है, आरएनए की जगह राइबोसोम कहने से। आरएनए नहीं, आरएनए राइबोसोम जो है वो प्रतिभाग करता है। उसके बाद प्रोटीन का परिवहन होता है। तो केंद्रक झिल्ली के अंदर एक पारदर्शी अर्धतरल कणिका में समान व स्वच्छ पदार्थ पाया जाता है।
जिसे केंद्रक द्रव्य कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। इसमें आरएनए, डीएनए, प्रोटीन, एंजाइम, वसा, खनिज लवण आदि पदार्थ पाए जाते हैं। इसमें क्रोमेटिन जाल व केंद्रिका उपस्थित होती है। केंद्रिका मतलब केंद्रिक न्यूक्लियोलस उपस्थित होती है। और क्रोमेटिन जाल आपको पता है क्या, गुणसूत्र है, क्रोमोसोम्स है। केंद्रिक की खोज फोंटाना ने की थी, मतलब जो न्यूक्लियोलस है उसकी खोज फोंटाना ने की थी। यह गोलाकार संरचना होती है। एक केंद्रक में एक केंद्रिक या अधिक भी हो सकते हैं। जैसे प्याज के केंद्रक में 4 केंद्रिकाएँ मतलब 4 न्यूक्लियोलस होते हैं। क्रोमेटिन जाल डीएनए से बना होता है। इसके अतिरिक्त आरएनए व हिस्टोन प्रोटीन भी इसके अंदर पाए जाते हैं। केंद्रक का कार्य क्या है? देखिए, मैंने आपको शुरू में बताया था कि केंद्रक का बहुत मुख्य कार्य है। केंद्रक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो केंद्रक है ना वो पूरी कोशिका पे नियंत्रण रखता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ना कि जो मेन केंद्रक है, ये आप जो बाह्य संरचना देख रहे हैं, हमने बात की थी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। ये तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो आपको बाहर दिखाई दे रहा होगा। ये इस पर राइबोसोम्स है। ये राइबोसोम्स आए कहाँ से? तो जो राइबोसोम्स है ना, लगातार न्यूक्लियोलस आप जो देख रहे हैं यहाँ पे, जो न्यूक्लियोलस है ये अंदर की साइड में जो एक बना हुआ है, इसमें से न्यूक्लियोलस में से राइबोसोम लगातार बनते रहते हैं और बाहर निकलते रहते हैं। केंद्रक के अंदर जो हमारा न्यूक्लियोप्लाज्म है, इसी न्यूक्लियोप्लाज्म में, यहाँ देखिए न्यूक्लियोप्लाज्म लिखा हुआ है, इसी न्यूक्लियोप्लाज्म में आरएनए भी है। तो आरएनए और राइबोसोम क्रिया करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो है प्रोटीन का निर्माण होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपको जो बाहर दिखाई दे रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये चिपका लेती है अपने साथ राइबोसोम को, तो ये कणिका में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो जाती है या ग्रेनुलर हो जाती है, ठीक है। और वो राइबोसोम आते कैसे बाहर, तो वो न्यूक्लियर पोर के माध्यम से बाहर आते हैं। झिल्ली आपको बताइए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है केंद्रक के प्रत्येक कोशिका के लिए, बहुत इम्पोर्टेंट है जानकारी। और कार्य क्या है? केंद्रक का कार्य है कोशिका के भीतर उपस्थित सभी कोशिकांगों पर नियंत्रण रखना। मतलब जितने भी कोशिकांग हैं कोशिका के भीतर, सबको अपने कंट्रोल में रखना और सबका क्रियान्वयन करवाना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इस प्रकार से बच्चों आज का हमारा टॉपिक जो था ये न्यूक्लियोलस, ये भी कंप्लीट हुआ। इसको आप लोग कॉपी पे नोट करेंगे सबको, और उसके बाद उसे याद भी करेंगे। चलिए, थैंक यू।